हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कथा सागा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। कभी कभी एक शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, वो दो राज्यों, दो अहंकारों और दो राजसत्ताओं का समझौता भी होता है। तरंगपुर और अर्जुनपुर के बीच हुआ एक ऐसा ही रिश्ता जहाँ प्यार की जगह कर्तव्य था और मुस्कान के पीछे छिपा था तिरस्कार। पर जिस बेटी और बहू का उन्होंने तिरस्कार किया, वही लिखने जा रही थी इतिहास की एक नई मिसाल। यह कहानी है राजकुमारी नित्या की, जिसने पहला कदम बढ़ाया ताज की ओर। स्वागत है तिरस्कार से ताज तक, भाग एक, ताज की ओर पहला कदम। एक ऐसी कहानी जहां तिरस्कार ने जन्म दिया ताज को। तरंगपुर का महल उस रात रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर झिलमिलाते दिए और हवा में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ एक सपने जैसे लग रहा था, लेकिन भीतर हर चेहरा भावनाओं से खाली था। शादी का भव्य समारोह चल रहा था। दुल्हन और दूल्हा अग्नि की चारों ओर फेरे ले रहे थे। दोनों परिवार के सदस्य अपने चेहरे पर भावनाओं का कोई इजहार नहीं कर रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे सिर्फ अपने कर्तव्य या जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो। दूल्हा चेहरे पर सख्ती लिए अग्नि के चारों ओर चल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में केवल गुस्सा और हताशा झलक रही थी। वही दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। उसकी मासूमियत उसके चेहरे से झलक रही थी और उसकी आंखों में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थी, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा था। फेरों के बाद पंडित जी के आदेशानुसार दूल्हे ने दुल्हन के माथे पर सिंदूर भरा और मंगलसूत्र उसके गले में बांधा। दुल्हन ने जो आंसू अब तक रोक रखे थे वे धीरे धीरे बहने लगे, लेकिन उसने उन्हें तेजी से पोंछ लिया ताकि किसी की नज़र ना पड़े। फिर पंडित जी के निर्देशानुसार दुल्हन और दूल्हा बड़ों का आशीर्वाद लेने लगे। सभी बड़ों ने मजबूर में आशीर्वाद दिया, पर उनके चेहरे पर कोई सच्चा भाव नहीं था। तभी तरंगपुर के राजा बोलते हैं, राजा भानुशाली, अब जब हम रिश्तेदार बन गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे राज्य की रक्षा अपने कर्तव्य के अनुसार करोगे। राजा कृष्णकांत, जो अर्जुनपुर के राजा थे, वे बोलते हैं, चिंता मत कीजिए राजा भानुशाली, हम अपना वादा निभाएंगे। मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप अपनी ओर से हमें समर्थन देंगे। राजा भानुशाली कहते हैं, हाँ राजा कृष्णकांत, हम अपने वादे को अपनी अंतिम सांस तक निभाएंगे। अब हमारे दुश्मनों को हमारे राज्य पर हमला करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। राजा कृष्णकांत कहते हैं, सही कहा, इस रिश्ते के कारण हमारी शक्ति दुगनी हो गई है। राजा भानुशाली कहते हैं, सच्ची बात है। राजा कृष्णकांत बोलते हैं, राजा भानुशाली, अब आपकी बेटी की विदाई शुरू करें ताकि हम जल्द से जल्द अपने राज्य तक पहुंच सके। राजा भानुशाली कहते, ठीक है राजा कृष्णकांत। वे अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं और बोलते हैं, रानी लतिका, राजकुमारी नित्या की विदाई की तैयारी करें। रानी लतिका बोलती है, तैयारी पहले ही पूरी हो चुकी है राजा भानुशाली। रानी लतिका की बात सुनकर राजा कृष्णकांत मुस्कुराते हुए बोलते हैं, अगर विदाई की तैयारी पूरी है तो हम तुरंत चल सकते हैं। राजा भानुशाली मुस्कान के साथ कहते हैं, ठीक है। सभी वहाँ से चलने लगे, लेकिन कुछ कदम चलते ही वे रुक गए। अचानक एक मीठी लेकिन ठोस आवाज़ सुनाई दी। आवाज़, 1 मिनट राजा भानुशाली। सभी आवाज़ की ओर मुड़े और चौंक गए। आवाज़ घूंघट के नीचे से आ रही थी। हाँ, यह आवाज़ दुल्हन की थी। राजा भानुशाली गुस्से में आए, लेकिन अपने गुस्से को दबाते हुए नकली मुस्कान के साथ वे बोलते हैं, क्या हुआ राजकुमारी नित्या, तुमने हमें क्यों रोका? मुझे पता है
कि आपको यहाँ से जाना बुरा लग रहा है, लेकिन यही रीति है। हर लड़की को शादी के बाद अपने ससुराल जाना ही होता है। हम इसे बदल नहीं सकते। राजकुमारी नित्या ने उनकी बातों को अनसुना करते हुए शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, राजा भानुशाली, मैं कुछ अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। क्या मैं उसे ले जा सकती हूँ? राजा भानुशाली बोलने वाले ही थे कि रानी लतिका बीच में बोलती है, क्या हुआ राजकुमारी, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैंने तुम्हें 100 से ज़्यादा पोशाकें, 50 से अधिक आभूषण दिए हैं, जो तुम्हारे लिए पर्याप्त है। राजकुमारी नित्या हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, रानी लतिका, बोलने से पहले अपनी जानकारी पूरी ले लिया करें। जो पोशाकें, आभूषण आपने मुझे दिए थे, मैंने उन्हें आपकी ही बहू में बांट दिया है। उन्होंने उसे बड़े दिल से स्वीकार किया है। इसलिए जो आभूषण मैं पहन रही हूँ और यहाँ तक कि यह शादी का जोड़ा भी मेरे दादाजी ने मुझे दिया है जब वे उनके अंतिम समय में थे। मैं केवल वही चीज़ें अपने साथ ले जा रही हूँ जो मेरे दादाजी ने मुझे दी थी, ना कि आपकी या राजा भानुशाली की। बाकी चीज़ें जैसे मेरे पेंटिंग, ब्रश, रंग, कागज़, मिट्टी आदि वे सब मेरे दादाजी की दी हुई है। फिर उसने राजा भानुशाली की ओर मुड़ा और कहा, राजा भानुशाली, मैंने बस यह पूछा कि क्या मैं अपनी इच्छा अनुसार कुछ अपने साथ ले जा सकती हूँ? चिंता मत कीजिए, यह आपका, रानी लतिका का या आपके अन्य परिवार का नहीं है। उस पल पूरे महल में सन्नाटा सा छा गया। राजा भानुशाली कुछ बोल न सके। वो सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को केवल जिम्मेदारी समझा, लेकिन कभी उसे प्यार नहीं किया। राजा कृष्णकांत, दूल्हा, राजकुमार आदित्य और अन्य लोग चौंक गए। तरनपुर के लोग मुस्कुराए। उन्हें अपनी राजकुमारी की सच्ची शक्ति का पता था। राजा भानुशाली की अनुमति मिलने पर राजकुमारी नित्या अपने कमरे में गई और 10 मिनट बाद श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर बाहर निकली। परिवार के लोग गुस्से से उसकी ओर देखते रहे, लेकिन इसका असर उस पर नहीं हुआ। राजकुमारी ने कहा, अब मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यह वही चीज़ है जिसे मैं अपने साथ ले जाना चाहती थी। क्या यह ठीक है राजा भानुशाली? राजा भानुशाली सिर हाँ में हिला देते हैं। विदाई का आदेश दिया गया। राजकुमारी नित्या के आंसू नहीं आए। उनकी 4 माताएं भी विदा देने आई, लेकिन वे भी नहीं रोई। महल से बाहर आते ही राजकुमारी नित्या ने देखा कि एक दासी महल के द्वार पर खड़ी थी, जिसके हाथ में भुना हुआ चावल था। राजकुमारी ने उसे देखते ही कहा, दासी, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। यह रीति तभी होती है जब परिवार की बेटी को लक्ष्मी माना जाए और उससे प्यार किया जाए। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आप जा सकती है, मैं इस रीत को नहीं निभाऊंगी। राजकुमारी नित्या की बात सुनकर राजा भानुशाली तुरंत ही बोले, राजकुमारी नित्या, यह रीत है, आपको इसे करना चाहिए। राजा भानुशाली की बात सुनकर राजकुमारी नित्या मुस्कुराते हुए कहती है, चिंता मत कीजिए राजा भानुशाली, मैं इस रीत करने से नाकारते हुए आपको धुतकार नहीं रही हूँ। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूँगी कि उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। इतना कहकर राजकुमारी नित्या अपने पति के पास आ गई, जो पालकी के पास खड़े थे। राजकुमारी नित्या पालकी में बैठ गई। उनके पति राजकुमार आदित्य, ससुर जी राजा कृष्णकांत और अन्य सैनिक घोड़े पर सवार हो गए। उन्होंने यात्रा की शुरुआत की। जब वे राजकुमारी के राज्य से गुजरे, हर घर के लोग उन्हें रोकते और आशीर्वाद व भेंट देते। राजकुमारी ने सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद किया और मुस्कुराई। कुछ समय बाद उन्होंने तरंगपुर का राज्य पार कर दिया और वो तेजी से अपनी यात्रा जारी रखे। सब रास्ते में भोजन के लिए रुके। भोजन करते समय राजा कृष्णकांत ने अपने बेटे राजकुमार आदित्य से कहा,
माफ़ करना राजकुमार आदित्य, मैंने तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर किया, लेकिन यह हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। इस पर राजकुमार आदित्य बोलते हैं, मैं समझ सकता हूँ पिताश्री, लेकिन मुझसे वादा करें, अब मैं जो चाहूँ अपनी इच्छा से करूँगा और इस शादी के मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजकुमार आदित्य की बात सुनकर राजा कृष्णकांत उससे वादा करते हैं और कहते हैं, मैं वादा करता हूँ राजकुमार आदित्य। राजकुमारी नित्या भी अपना भोजन करती है पालकी में बैठकर, ना जानते हुए कि उसके ज़िंदगी का और एक फ़ैसला हो चुका है। एक ने फ़ैसला लिया था और उस दूसरे ने उसे साथ देने का वादा किया था। भोजन के बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से जारी रखी। शाम होते होते वे अपने राज्य पहुंच चुके थे। कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंची आवाज़ होती है। राजकुमारी नित्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी ने उस महल की नींव हिला दी जहाँ उसे कभी सम्मान नहीं मिला। वो चली गई बिना आंसू बिना झुकाव के, क्योंकि उसने तय कर लिया था अब वो अपनी पहचान किसी रिश्ते से नहीं बल्कि अपने हौसले से बनाएगी। ये था ताज की ओर पहला कदम, एक शुरुआत जो अंत नहीं बल्कि इतिहास की नई कहानी लिखने वाली है। ज़रा सोचिए, जब दो राज्यों की ताकत एक रिश्ते से जुड़ती है, तब क्या उस रिश्ते में दिल की कोई जगह बचती है? क्या किसी बेटी को सिर्फ एक राजनीतिक समझौता बनना चाहिए? अगर कोई लड़की अपने घर में ही सम्मान ना पाए, तो क्या वो किसी और के घर में खुश रह सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पिता को अपने राज्य की रक्षा ज़्यादा करनी चाहिए या अपनी बेटी की भावनाओं की? क्या आपको ये लगता है राजा भानुशाली का ये सोचना सही था कि बेटी सिर्फ राज्य की ताकत बढ़ाने का साधन है? आपके अनुसार राजकुमारी नित्या अपने साथ गणेश जी की मूर्ति ले जाने का मतलब क्या है? ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तिरस्कार से ताज तक का पहला भाग यहीं पे समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे भाग 2 के साथ, जहां हम देखेंगे राजकुमारी नित्या को अपने ससुराल में प्यार से अपनाएंगे या वो फिर से तिरस्कार का शिकार होगी। जल्दी मिलेंगे।